हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग गणित कक्षा 10 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए आप लोगों के सामने ये प्रश्न रखते हैं। पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 135 और 225 का मौसा यानी महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है कि दी गई संख्या 135 व 225 है। तो ये जो है कि इसमें जो है कि 225 क्या है, 225 ग्रेटर देन 135। अब इसमें जो है कि हमको क्या करना है, यूक्लिड विधि में एल्गोरिथम प्रमेय का जो है कि प्रयोग करके जो है कि इस सवाल को हल करना है। तो संख्याओं 225, अब इसमें लिखेंगे यहाँ से संख्याओं जो दिया गया है उस संख्याओं को लिखना है। 225 व 135 को क्या करेंगे के लिए यूक्लिड ये जो है कि जो पूछा है उस विधि का हम प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको जो है कि क्या करेंगे, हमको पहले मसल दूसरे तरीके से निकालना होता तो डायरेक्ट भाग करके निकाल लेते। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 225 में इसका भाग करेंगे 135 का। तो 135 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 1 गुणे 135 शेष कितना बच गया, 90। अब इसको जो है कि ये छोटी संख्या हो गई। अब इसको लेकर के चलेंगे 135 और 90 को। तो दूसरी बार क्या लिखेंगे, अब यही संख्या क्या लिखेंगे, 135 व 90 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, 135 आ रहा है ना, 135 बराबर, तो यहाँ पर भी 1 गुणे 90 जाएगा प्लस कितना बच जाएगा, 45। अब यहाँ पर 45, ये तब तक जो है कि हम यह प्रक्रिया को अपनाएंगे जब तक कि 0 ना हो जाए। तो इस तरह से जो है कि हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये जो है कि क्या आ गया है, अब आ गया है 135 बराबर 90 से भाग किया गया तो एक बार गया है, प्लस 45 शेष बच गया है। इसको जो है कि अब आगे क्या करेंगे, फिर यही प्रक्रिया को अपनाएंगे जिससे कि ये 0 ना हो जाए। तो अब क्या लिखेंगे, 90 व 45 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब इसमें अब क्या करेंगे, तो ये जो है कि 90 बराबर, अब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 45 हो जाएगा। तो ये भी 90 यानी 45 भी कट गया और 90 भी कट गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, जो है कि 0 आ जाएगा। अब शेष जो है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेष 0 हो गया। तो अब ये इस तरह से क्या निकला कि मस यानी बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकली, तो मस बराबर 45। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः दी गई संख्या 135 व 225 का मस
बराबर 45 ये आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है कि सवाल को हम लोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को आ गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें देखते हैं, तो पहले मानते हैं कि माना करणी 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने इसको क्या मान लिया है, ये एक परिमेय संख्या है। तो करणी 2 बराबर क्या लिखेंगे, करणी 2 बराबर a/b। करणी 2 बराबर हम क्या लिख लेंगे, a/b। क्वेश्चन में इसके बारे में लिख लेते हैं, जहाँ a व b ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। इसको हमने लिख लिया, करणी 2 को 2 बराबर a/b, जहाँ a व b सह अभाज्य संख्या है। अब इसको क्या करना होगा, इसको ये हमने मान लिया है। तो अब दोनों पक्षों का यानी करणी 2 का और a/b का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, तो ये करणी 2 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, यानी 2 बराबर a²/b², ये हो जाएगा। तो ये दोनों साइड का जब हमने वर्ग कर दिया तो ये हमको क्या मिल गया। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, b² बराबर a²/2। ये समीकरण 1 हम इसको मान लेंगे। और हम क्या लिखेंगे कि जब ये इसको क्या कर रहा है, a²/2 को ये विभाजित करता है, तो हम क्या लिखेंगे, 2, देखिए छूटे ना, 2 a² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है। तो ये 2a² को विभाजित कर रहा है, तो 2 क्या करेगा, a को भी विभाजित करता है। क्या करता है, a को भी विभाजित करता है। अब इसी तरह से हम क्या लिख लेंगे, a बराबर हम क्या लिख लेंगे, a बराबर हम 2m लिख सकते हैं, 2m लिख सकते हैं, a बराबर 2m लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है कि जहाँ m क्या है, कोई एक पूर्णांक है, जहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जहाँ m कोई एक क्या है, पूर्णांक है, m क्या है, कोई एक पूर्णांक है। अब इसको फिर क्या करेंगे, b² बराबर क्या आया है, a²/2। अब हमने जो है कि a बराबर क्या मान लिया है, 2m मान लिया है। तो हमने क्या लिखेंगे, अब इसके जगह पर ये क्या लिखेंगे, b² बराबर a के जगह पर 2m²/2। अब इसको जो है कि क्या लिख लेंगे हम, फिर यहाँ आ जाते हैं, b² बराबर 4m²/2। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये 2 से 4 में भाग करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2m²। अब ये b बराबर क्या आ गया, 2m²। अब m² बराबर क्या आ जाएगा,
अब इसको ले लेंगे एम स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 2। ये आ गया आपका, ये दूसरा समीकरण के रूप में आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दूसरा समीकरण। अब इस तरह से देखिए, हमने पहले जो है कि a बराबर 2m माना, लिख सकते हैं जहाँ m कोई एक पूर्णांक है, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 2 समीकरण 1 को लिखा, और फिर बी स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर बटे 2 कर दिया, और बी स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर बटे 2 हो गया। तो 4 को यहाँ पर 2 बार गया जाएगा और 2m स्क्वायर हो गया, तो m स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 2 हो गया है। अब हम क्या लिख सकते हैं कि इसी तरह से अब यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, दो क्या करता है, बी स्क्वायर को विभाजित करता है, ये क्या करता है, तो दो भी बी को भी क्या करेगा, 2 को भी विभाजित करता है, तो ये हमने जो है कि जैसे पहले वाले में लिखा था ए स्क्वायर को विभाजित करता है, फिर लिखा था 2a को विभाजित करता है, उसी तरह से 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2b को भी विभाजित करेगा। तो ये करता है या करेगा, इसको हमने लिख दिया करेगा, ठीक है। ये जो है कि 2 को भी विभाजित करेगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 और 2, जैसे इधर इस साइड में आपने देखा, ये समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इससे हम क्या कह सकते हैं, अभी आगे हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं, आ रहा है कैमरे के सामने कि नहीं, कह सकते हैं कि ए और बी, कह सकते हैं कि ए व बी जो पहले से हमने माना है, उसको ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ए व बी का उभयनिष्ठ, इधर किसका ले, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये किसका है, ए और बी जो है कि इसका गुणनखंड है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है, गुणनखंड है परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है, क्या विरोध करता है कि ए व बी में एक के अतिरिक्त, विरोध करता है कि ए व बी में क्या है, ए व बी में एक क्या संख्या है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त, ए व बी में एक के अतिरिक्त, ये एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। इसको लिख लिया कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से जो है कि हम कह सकते हैं कि हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है, कोई अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह हमारी परिकल्पना क्या हो रही है, गलत।
परिकल्पना गलत है। तो अब इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, अतः करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से जो है कि प्रश्नों को जो है कि हल कीजिए और अभ्यास कीजिए, तो आपको बेनिफिट होगा, नंबर अच्छे आएंगे। अगला प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। समीकरण देखिए ये दिया है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, और दूसरा दिया है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। ये जो है कि समीकरण दिया है, इस समीकरण को हमें हल करना है। तो इस प्रश्न को जो है कि हम हल करने के लिए, तो ये समीकरण के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि माना, क्या मान लेते हैं, इसके और इसको दोनों को जो है कि हम मान लेते हैं, दोनों के बटे में क्या है 1/x-1 बराबर a तथा 1/y-2 बराबर b। ये जो है कि हम इसको क्या कर लिए, ये मान लिए। अब मानने के बाद से जो है कि अब दिए गए समीकरण के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये 5/1 या बटे x-1, इसको हम ये लिख सकते हैं प्लस 1/y-2 बराबर 2 लिख सकते हैं। अब इसको जो है कि हम लिख सकते हैं, तो इसके बदले में जो है कि हम क्या लिख सकते हैं, x-1, तो ये क्या हो जाएगा 1/x-1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, गुणे a प्लस 1/y-2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम प्लस b लिख सकते हैं बराबर 2। तो इसको हम अब क्या लिख लेंगे, 5a प्लस b बराबर 2। समीकरण जो है कि ये क्या हो गया, 1 हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा आप समीकरण इसी तरह से इसको लिख लेंगे 6 इंटू 1/x-1 माइनस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा y-2 बराबर 1। अब इसमें जो है कि इसके जगह पर मान रख लेंगे 6, 1/x-1 के जगह पर a और माइनस यहाँ पर 3 के 1/y-2 के जगह पर b बराबर 1। ये समीकरण 2 हो गया। अब इस तरह से समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे, हम हल कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको जो है कि इस प्रश्न को, तो इस तरह से जो है कि हम पहले वाले को जो है कि 5 इंटू 1/x-1 को और प्लस 1/y-2 बराबर 2 को ये समीकरण 1 मान लिए, और इधर वाले के लिए 6 कोष्ठ में 1/x-1 और माइनस 3 कामन हो गया, तो ये हो गया 1/y-2, ये जो है कि बराबर 1। ये समीकरण 2 हो गया। अब इस तरह से ये समीकरण निकल गया है 5a प्लस b, इसको हम समीकरण 3 लिखेंगे, और ये जो दूसरा निकला है इसका मान रख दिया गया है a और b का, तो ये चौथा समीकरण निकल गया। अब इस तरह से जो है कि 3 और 4 को हम लोग हल करेंगे। तो 3 में जो है कि 5a प्लस b है और इसमें 6a माइनस 3b है।
तो या तो b को हम बराबर कर लें या a को बराबर कर लें। तो इस तरह से जो है कि इन समीकरणों में जो है कि हम क्या करेंगे, तो b पहले जो है कि देख करके चलेंगे कि इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। तो समीकरण 3, ये जो समीकरण 3 हमने बना लिया है, तो इसमें क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में 3 से गुणा कर हल करने पर, गुणा करके हल करेंगे समीकरण 3 और 4 को। तो 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पंक्तियाँ 15a + 3b बराबर 6, ये समीकरण 3 है। और 4 समीकरण क्या है, 6a - 3b बराबर 1, ये समीकरण 4 है। अब इसको जो है कि हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो ये क्या हो जाएगा, 15 × 6 = 21a हो जाएगा और ये कट जाएगा बराबर 7। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 7/21। तो 7 से 17 का 21 बराबर 1/3। अब a का मान कितना निकल गया है, a का मान निकल गया है 1/3। 1/3 जब a का मान निकल गया है तो समीकरण जो है कि 1, 3 या 4 में किसी में भी जो है कि हम a का मान रख करके निकाल सकते हैं। तो हम क्या रखेंगे, अब ये लिखेंगे a बराबर 1/3 समीकरण किसमें, 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 ये है मूल रूप से, चाहे इसमें रखे चाहे इसमें रखे, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 ये 5a + b बराबर 2। तो a की जगह पर 5 × 1/3 + b बराबर 2। तो क्या आ जाएगा, ये जो है कि b बराबर 2, ये उधर जाएगा 5/3 माइनस, और ये लघुत्तम 3 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये 3 दूने 6 - 5 बराबर 1/3। तो b का मान भी कितना आ गया, b बराबर भी 1/3। तो a का मान और b का मान दोनों क्या आ गया, 1/3 आ गया। अब इस तरह से अभी इसमें जो है कि a बराबर 1/3 और b बराबर भी 1/3 आ गया। अब तो जगह नहीं है तो अब इधर हम पार्ट में खेर करके, लेकिन आप लोग परीक्षा में इसे आप लोग अलग से कीजिएगा, अलग पेज पर, साइड में न कीजिएगा। हम यहाँ पर साइड में कर दे रहे हैं, तो इसलिए जो है कि आप लोग इसको अलग से करिएगा। अब जो है कि हमने क्या माना था पहले कि 1/x - 1 बराबर a, और इसको क्या माना था, 1/y - 2 बराबर b। अब इसमें जो है कि हम क्या करेंगे, मान रख देते हैं a और b को। तो क्या हो जाएगा, 1/x - 1 बराबर कितना आ गया, 1/3। तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 1 बराबर 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3, ये -1 है, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसी तरह से y वाले में जो है कि ये जो लिखा गया है तो इसका भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही देख लीजिए जहाँ लिखे हैं, तो ये जो है कि क्या आ जाएगा, ये 1/y - 2 बराबर b का मान भी 1/3 आया है, तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए तो y - 2 बराबर 3। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3, ये प्लस उधर जाएगा, माइनस है तो इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो y बराबर 5। तो इस तरह से जो है कि x का मान जो है कि 4 और y का मान 5 आया। तो
अतः रैखिक समीकरण जो सवाल दिया गया है रैखिक समीकरण के युग्म में, अतः x बराबर 4 और y बराबर 5, ये हमारे दिए गए रैखिक समीकरण में जो है कि इसका मान आ गया। तो अतः समीकरण का हल जो है कि जो दिया गया है उसका मान निकल गया। तो इस तरह से हम प्रश्न को बहुत धीरे धीरे और आप लोग को समझा करके बता रहे हैं। आप लोग को समझ आ रहा होगा तो आप लोग इसे जो है कि बढ़िया से अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए और ये परीक्षा में जो है कि 4 नंबर या 6 नंबर में किसी भी रूप में आ सकता है। तो ये प्रश्न आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा को या यात्रा में 1 घंटे कम समय लेता है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जो है कि दिया है, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले माना, इधर से लिखें, माना रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने क्या मान लिया कि माना रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम सूत्र जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। अतः 360 किलोमीटर 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है। कितनी दूरी का तय करना है? 360 किलोमीटर दूरी, 360 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय कितना हो जाएगा? तो समय बराबर दूरी कितना हो गया? 360 बटे चाल कितना है? 1 किलोमीटर। तो ये जो है कि हमारा क्या निकल गया? एक ये आपका जो है कि 1 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है तो समय कितना निकल गया? 360 बटे 1 जो है कि घंटे समय लगेगा। अब यदि जो है कि क्या कह रहा है, यदि चाल में 5 किलोमीटर अधिक हो, यदि चाल में 5 किलोमीटर बढ़ गया तो रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है। यदि रेलगाड़ी की चाल यदि चाल 5 किलोमीटर बढ़ जाती है, बढ़ या कोष्ठ में लिख देते हैं अधिक है, तो क्या लगेगा? तो समय कितना हो जाएगा? तो उसका चाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाती है या अधिक है तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? x + 5, ये कोष्ठ में कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि उसी दूरी को जो सवाल में दिया गया उसी देख लीजिए कि कह रहा है कि उसी दूरी को तय करने में 1 घंटे का कम समय लेता है। 1 घंटे का कम समय लेता है तो अब इसको क्या कर लेंगे? प्रश्नानुसार कर लेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब ये क्या हो जाता है? ये दूरी कितना है? 360 ही है और चाल कितना हो गया है? x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। अब जो है कि प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों के चाल में 1 घंटे का अंतर हो जाता है। तो प्रश्नानुसार अब लिखेंगे, प्रश्नानुसार दोनों के चाल, यानी पहले समय कितना ले रही है? तो पहले का समय और दूसरे का समय का अंतर कितना हो जा रहा है? 1 घंटे का अंतर हो जा रहा है। तो पहला समय कितना ले रहा है?
360/x, और ये जो है कि घट करके जो है कि इसमें से ये इसका चाल कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या कितने का डिफरेंस आ रहा है? तो 1 घंटे का, तो -360/x + 5 बराबर कितने का आ रहा है? 1 घंटे का अंतर आ रहा है। अब इसमें जो है कि हम जो है कि लघुत्तम ले लेते हैं इसका। तो लघुत्तम क्या हो जाएगा? x कोष्ठ में x + 5, तो इसमें जो है कि 360 के गुणा कर देंगे, 360x + 1800, और इसमें जो है कि -360x बराबर 1 घंटे का है। अब जो है ये 360x प्लस है और ये 360x माइनस है, तो ये दोनों कट गए। अब क्या हो जाएगा? 1800 अब इसका गुणा कर लीजिए, x² + 5x बराबर 1। अब तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? तो ये x² + 5x बराबर 1800, ये हो गया। अब इसको इधर लेके आएंगे और तब इसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो इस तरह से जो है कि हमें क्या मिल जाएगा? x² + 5x माइनस 1800 बराबर 0 के हो गया है। अब इसमें जो है कि हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगा देंगे। तो श्रीधराचार्य में का सूत्र क्या होता है? x बराबर -b ± b, इसको करणी में b² - 4ac/2a। अब इसको क्या कर देंगे? तो a बराबर क्या है? a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर -1800। ये जो है कि इस समीकरण के अनुसार हमको मिल गया। अब जो है कि सूत्र क्या होता है? x बराबर क्या आता है? x बराबर होता है -b ± करणी में क्या आ जाता है? b² - 4ac/2a। अब जो है कि सबका मान रख देते हैं, ये मान सबका दिया हुआ है। तो b बराबर कितना है? -5 हो जाएगा, ± करणी में क्या हो जाएगा? b के जगह पर जो है कि हम b² के जगह पर 5 का वर्ग लिख देंगे, 5 का वर्ग, और -4, a के जगह पर 1 है तो गुणे 1, और c के जगह पर -1800, ये हो गया, बटे 2, a के जगह पर 1। अब इसका जो है कि हम मान रख देते हैं और इसको जो है कि हम हल कर लेते हैं। तो इसको देखिए क्या आ जाएगा? बराबर -5 ± करणी में, अब जो है कि ये 25 हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 7225/2। फिर इसके बराबर आगे लिख सकते हैं -5 ± करणी में ये 7200 हुआ था। ये जो है कि यहाँ पर ये 7200 है। इसको जो है कि थोड़ा सा, ये जो है कि 7200 हो गया, तो यहाँ पर ये 7225 हो जाएगा बटे 2। तो इस तरह से जो है कि 2 आ गया है, और आगे हम, तो इस तरह से ये आ गया है ± करणी में 7225/2। और 7225 का जो है कि हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे हम -5 ± 7225 का जो है कि कितना होता है? वर्गमूल 85 होता है, और बटे में क्या कर लेंगे? 2 कर लेंगे, बटे 2। तो 2 कर लिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है कि हम क्या लेंगे? पहली बार धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर
क्या आ जाएगा, -5 + 85/2। तो ये क्या आ जाएगा, 80/2 बराबर 40 आ गया। दूसरा मान ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो क्या आ जाएगा, -5 और -85/2 बराबर क्या हो जाएगा, -90/2 बराबर -45। चूँकि चाल 45 की ये जो है कि -45 ये क्या है, अमान्य हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। तो अब क्या लेंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल कितना आ जाएगा, चाल x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ये रेलगाड़ी की चाल। तो इस तरह से जो है कि इस प्रश्न को भी आप लोग को एक एक स्टेप वाइज समझा दिया गया, आप लोग को समझ में आया होगा। और इस प्रश्न को अब आप लोग जो है कि घर पर प्रैक्टिस करिएगा, चाहे जो है कि वीडियो से चाहे नोट करके इसको कीजिएगा। अगला सवाल देख, अगला सवाल है, मीनार के आधार से, मीनार के ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक यानी कोटपूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में जब भी आपको करना होगा तो जब तक फिगर नहीं बना पाएंगे सही तब तक ये सवाल आपको आसान नहीं लगेगा, तब तक लगेगा कि बहुत कठिन है। लेकिन जैसे ही आप फिगर बना लेते हैं तो उस तरह से जो है कि आपको ये क्या लगने लगेगा, आसान लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि मीनार क्या खींच लेते हैं कि एक मीनार, ये मान लीजिए कि ये AB एक मीनार है, इसको हमने खींच लिया कि ये AB एक मीनार है, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो ये कह रहा है कि AB एक मीनार है, इसको A नाम दे दिया गया, इसको B नाम दे दिया गया। ये क्या है, AB एक मीनार है। और मीनार से कह रहा है कि एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित उसके आधार से, एक साइड में 4 मीटर एक साइड में 9 मीटर की दूरी पर जो है कि, तो ये हम क्या कर लेते हैं, एक रेखा और खींच लेते हैं। एक साइड में 4 मीटर एक साइड में 9 मीटर, ये खींच लिया गया। अब इसको क्या कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण दिया है कि कोटिपूरक कोण के बराबर है। तो इसको क्या कर लेंगे, हम इसको ऐसे मिला लिए और इसको भी मिला लिए, ये मिल गया। ये मान लीजिए एक बिंदु P है और ये बिंदु Q है। अब देखिए यही मीनार की ऊंचाई है जिसको हम H कहते हैं, H मान ले ये हैं। और एक साइड में ये जो है कि PB ये जो दूरी है ये 9 और इधर की ये दूरी ये मान लीजिए ये 4 के बराबर है। नापे नहीं है तो इसलिए जो कि इसको आप लोग नाप करके भी नहीं खींच सकते हैं, चाहे नाप करके भी खींचिए, लेकिन मैं तो ऐसे ही खींचा हूँ। तो इस तरह से जो है कि इसको ऐसे हम नाप लेते हैं और कह रहा है कि ये कोण P क्या है, थीटा डिग्री है। तो ये कोण, ये नहीं दोनों कोण को कह रहा है कि ये कोटिपूरक है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, कोण Q कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब ये चूंकि ये समकोण त्रिभुज बनेगा, तो अब हम जब इसको हल करेंगे तब जो है कि इसके बारे में अब पहले मान लेते हैं, पहले लिख लें कि क्या क्या है। तो माना AB
क्या है, मीनार है। ए बी मीनार है, ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई h है। इसको हमने क्या मान लिया है, h है। इसकी ऊंचाई h मान लिया गया है। मीनार के आधार, मीनार का आधार क्या है, ये b है, b बिंदु है। अब क्या लिखेंगे, मीनार के आधार के दोनों साइड, एक साइड 4 मीटर एक साइड 9 मीटर की दूरी कह रहा है। तो मीनार के जो है कि एक साइड 4 मीटर और 9 मीटर, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी कह रहा है। मीनार के आधार बी, ये बी के एक साइड में कितना, आधार बी के दोनों ओर कितना कितना है, 9 मीटर व 4 मीटर की दूरी पर, 9 मीटर व 4 मीटर की दूरी पर बिंदु क्या ले लेते हैं, P और Q, जिसमें क्या लिखा गया है, बिंदु P और Q दूरी पर दो बिंदु कौन कौन, P व Q। एक ये P ले लिए हैं और दूसरा एक ये Q, P और Q स्थित है। P और Q इसके मीनार के दोनों साइड में P व Q स्थित हैं। इसको हमने लिख लिया, जो हमने मान करके ये खींचा था उसको हमने लिख लिया। अब कह रहा है कि बिंदु P से, बिंदु P से मीनार का ऊपरी बिंदु क्या है, A है। तो मीनार के बिंदु P से चोटी का जो है उन्नयन कोण क्या है, बिंदु P से जो आधार B है मीनार की, तो एक साइड का जो है कि, तो बिंदु P से क्या बना रही है, कितने डिग्री का कोण, P से मीनार की चोटी, P से मीनार, ये भी मीनार है, मीनार की चोटी क्या है, बिंदु A है। तो चोटी का उन्नयन कोण कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा, हमने इसको माना है तो ये थीटा है। अब कह रहा है कि थीटा, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण थीटा है जो कोटि पूरक कोण है। एक ये जो है कि ये और ये दोनों क्या हो रहे हैं, कोटि पूरक कोण हो रहे हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इस तरह से जो है कि बिंदु P से Q का कोण निकल गया, थीटा से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण थीटा का कोटि पूरक कोण है। तो यानी ये वाला कोण क्या है, अब जो है कि बिंदु Q से, बिंदु Q क्या कह रहा है कि थीटा से चोटी का उन्नयन कोण, Q से थीटा कोण का कोटि पूरक है। किसका ये कोटि पूरक है, ये दोनों कोटि पूरक कोण है। मीनार की चोटी, थीटा का मीनार की चोटी से क्या है, कोटि पूरक कोण है, पूरक कोण है। तो ये कोटि पूरक कोण है, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस, तो ये कोटि पूरक है जो 90 माइनस थीटा है के बराबर है।
अब जो है कि अब दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो पी ए बी और दूसरा ए बी क्यू, ये बन रहा है। तो हम जो है कि क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। अगला वो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन कौन, ए पी बी में, ए पी बी में, यानी ये ए पी बी, ए पी बी में हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे तो ये जो है कि पी कोण क्या है, थीटा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या है, ए बी है, ए बी बटे पी बी बराबर हम क्या लिखेंगे, ए बी का मान कितना दिया है, एच, एच बटे पी बी का मान ये 9 है। तो टैन थीटा बराबर क्या निकल गया, एच बटे 9, टैन थीटा बराबर एच बटे 9, ये समीकरण 1 हो गया। अब इस वाले समीकरण देखिए, अब चित्र में, अब ए बी क्यू में, अब ए बी क्यू में अब जो है कि हम क्या करेंगे, इस कोण को लेकर के चलेंगे। तो अगला क्या लिखेंगे, आगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी, ए क्यू बी में, ए यू बी में, ये क्या हो गया। तो ये भी जो है कि पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग किया गया है, इसमें भी पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। तो अब इसमें जो है कि ए बी क्यू में क्या लिखेंगे कि टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। चित्र में इसमें भी देखेंगे ये ए बी बटे बी क्यू। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें भी ए बी बटे बी क्यू बराबर, ए बी कितना है, एच बटे बी क्यू कितना है, 4, और टैन थीटा के जगह पर क्या लिख लेंगे, टैन 90 माइनस थीटा बराबर एच बटे 4। अब टैन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, काट थीटा लिख सकते हैं। टैन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, काट थीटा बराबर एच अपान 4। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 और 2 हो गया। अब हम जो है कि क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, 1 व 2 का गुणा करने पर, ये दोनों समीकरण है 1 और 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, गुणा करने पर। अब जो है कि ये समीकरण 1 और 2 ये आप लोग को दिख रहा है, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो है कि गुणा कर देते हैं। तो ये क्या दिया है, पहला टैन थीटा इंटू काट थीटा बराबर एच बटे 9 इंटू एच बटे 4, ये हो गया है। अभी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा इंटू काट थीटा का लिख सकते हैं 1 बटे टैन थीटा बराबर, ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बटे 36, ये हो गया। तो यहाँ से टैन थीटा कट गया, तो क्या हो बचा एच, तो एच स्क्वायर तिरछा तिरछी गुणा कर दिया तो एच स्क्वायर बराबर 36। तो अब जो है कि एच बराबर क्या आ जाएगा, करणी में 36 बराबर 6 मीटर। ये जो है कि एच बराबर हमारा क्या आ गया, 6 मीटर, जो ये मीनार की ऊंचाई दिया गया है। एच हमने माना था, और एच माना था, और ये जो है कि दूरी को निकाल लिया गया था, जो है कि 9 मीटर 4 मीटर, और टोटल दूरी जो है कि ये 13 मीटर हो रहा है। और ये थीटा दिया है,
और मीनार से पी और क्यू बिंदु जो दिया गया है उसके आधार से, तो इस आधार पर हमने जो है कि इसको हल करके निकाला। और निकालने के बाद और हमको सिद्ध करने के लिए सवाल में दिया था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इस तरह से हमने जो है कि इस प्रश्न में जो है कि चित्र बना करके समझ लिया और जो है कि समझा दिया, और आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इस प्रश्न को आप लोग इस तरह से हल करके और जो है कि निकाल सकते हैं कि h बराबर 6 मीटर। तो अतः मीनार की ऊंचाई सिद्ध हुआ कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो ये आपका जो है कि यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से जो है कि इस प्रश्न को हम लोग हल कर लिए। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इससे जो है कि अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए, और चित्र को समझ गए तो सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अगला सवाल देखते। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल ऐसे तो देखने में तो बड़ी जो है कि मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब तक हम इसका चित्र नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। ये जो है कि मान लीजिए कि ये हमारा जो है कि ये वृत्त दिया है, ठीक है। ये वृत्त दिया है, ये इसका ये केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है। और यह एक जीवा दी गई है, ये एक जीवा है। और जीवा से कह रहा है कि ये A बिंदु और ये B, ये जो है कि A बिंदु है और ये B बिंदु है, ये केंद्र है O है। और ये जो है कि ये क्या है, ये जो है कि हमारा जो है कि ये जो है कि वृत्तखंड की जीवा है, ये वृत्तखंड की जीवा है। इसको इस यहाँ पर हम X बिंदु ले लिए हैं। तो इस तरह से जो है कि त्रिज्य खंड क्या हो गया, OAXB, ये जो है कि त्रिज्य खंड हो गया है। और त्रिज्या कितना दिया है, ये 10 दिया है। तो ये भी 10 होगा, O भी 10 होगा, तो OA भी 10 होगा। तो त्रिज्य खंड हम क्या लिखेंगे, हल करेंगे तो लिखेंगे त्रिज्य खंड कौन सा होगा, OAXB, ये जो है कि त्रिज्य खंड है। अब त्रिज्य खंड का सूत्र आप लोग को पता होगा कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये होता है πr² थीटा अपान 360 डिग्री, ये होता है। अब जो है कि पाई का मान क्या रख देंगे, तो जो है कि 3.14 इंटू आर कितना दिया है, 10 गुणे 10 कम कर लेंगे। और थीटा जो है कि का मान जो है कि ये समकोण का जो है कि वृत्त के केंद्र पर क्या कर रहा है कि ये समकोण बना रहा है। तो ये जब समकोण बना रहा है तो इसका थीटा का मान कितना निकल गया, 90 डिग्री। ये जो है कि ये 90 डिग्री ये निकल गया है। तो थीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 90/360। अब जो है कि इन सब का गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो ये जो है कि 4 बार में ये कट गया, और 4 से 2 बार में ये 5, और 1 2 से ये भी 5। अब ये क्या हो जाएगा, 3.14 इंटू 25। अब ये जो है कि तो इसका मान क्या आ गया, तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना निकल गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया, ये आ जाएगा आपका 78.5। अगर इसका गुणा करेंगे तो
तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो है कि ये त्रिज्यीय खंड का इसका ये क्षेत्रफल आ गया। अब जो है कि कह रहा है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, यानी ये देखिए OAB ये वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल अब कह रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2, अब जल्दी समय का कम लेंगे, 1/2, अब क्या लिख लेंगे 10 × 10। अब जो है कि ये 2 से ये 5 कट गया, क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो इस तरह से जो है कि ये क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है कि 50 सेंटीमीटर जो है कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकल गया। AOB का क्षेत्रफल निकल गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है कि क्या निकलेगा लघु वृत्तखंड का, ये जो डॉट है ये जो है कि इसका अब क्षेत्रफल निकालना है। जो लघु वृत्तखंड है, 2 वृत्तखंड में जीवा 2 वृत्त को 2 खंडों में बांट रही है। तो ये बड़ा वाला वृत्तखंड है और ये छोटा वाला वृत्तखंड है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये जो है कि जो बड़ा वाला निकला है ये पूरा, यानी OAXB ये पूरा का जो क्षेत्रफल है उसमें से OAB का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा। तो इसमें से हम क्या क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल। अब ये दोनों कितना दिया है 78.5 माइनस 50 बराबर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकल गया, लघु वृत्तखंड का निकल गया। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वृत्तखंड का अब जो है कि दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है। अब लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जो है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकल गया है 28.5, ये निकल गया है 28.5। अब जो है कि πr² यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई का मान 3.14 गुणे 10 ये जो है कि इसका मान निकल जाएगा। तो ये माइनस 28.5, तो ये जो है कि आपका कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 दशमलव कट जाएगा, तो ये 314 माइनस 28.5, तो ये घट करके कितना आ जाएगा। अब 314 में से 28.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 285.5 वर्ग सेंटीमीटर, 285.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका जो है कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का
क्षेत्रफल आ गया। तो ये आपका आंसर एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इस तरह से जो है कि ये प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए और तैयारी कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो है कि आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और जहाँ पर कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो उसे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।